हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 8 झांसी की रानी। ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कविता में। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये उस समय की बात है जिस समय अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू किया था। यानी हमारे ऊपर अपना हमारे हमें अपना गुलाम बना लिया था। तो उस समय उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी सिंहासन हिल उठे थे। सभी लोग परेशान हो गए थे और उनसे छुटकारा पाने के लिए सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। राजवंशों ने भ्रिकुटी तान ली थी, मतलब वह उनकी तन गई थी। बूढ़े बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जब रानी लक्ष्मीबाई ने सबके कानों में आजादी का मंत्र फूका तो सब में एक नया जोश, एक नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। मतलब वह आजादी जो हम खो चुके थे, जो गुम हो चुकी थी, उसको फिर से वापस लेने की सबने मन में ठान ली थी और फिरंगियों को देश से बाहर निकालने के सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। और जो उस समय तलवार चमक उठी थी अंग्रेजों से लड़ाई करने की, अंग्रेजों से युद्ध करने की, वह फिर से चमक उठी थी। ऐसा हमें बुंदेलखंड के हरबोलों ने गाकर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई थी, जो एक अकेली वैसी मर्दाना थी जो डट कर युद्ध करती रही अंग्रेजों से। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन बनाया हुआ था और वह उसको छबीली नाम कहकर पुकारा करते थे। लक्ष्मीबाई उनका असली नाम था और वह अपने पिता की अकेली ही एक संतान थी। वह नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग ही खेलना उन्हें पसंद था। बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उनकी सहेली थी। उनकी संगी सहेलियां, उनकी मित्र यही सब थी। उन्होंने किसी और को अपना साथी नहीं बनाया हुआ था। वो इन्हीं सब के साथ खेलना पसंद करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मतलब शिवाजी की वीरता की जो गाथाएं थी, वीरता की जो कहानियाँ थी, वही उन्हें बहुत सुनना पसंद करती थी और उनको उनकी एक-एक वीरता की गाथा जो है ज़ुबानी याद थी। आगे क्या है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब उनका तेज, रानी लक्ष्मीबाई का तेज ऐसा था, वह ऐसी वीरता थी, ऐसी वीरांगना थी कि वो देखने में लक्ष्मी या दुर्गा माँ का अवतार लगती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब वह तलवार चलाया करती थी तो उसकी तलवारों की चमक, उसके तलवारों के वार को देखकर मराठे जो सैनिक थे वो भी हैरान हो जाया करते थे, पुलकित यानी खुश हो जाया करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मतलब उसके प्रिय खेल क्या क्या थे? नकली युद्ध करना, व्यूह रचना कि किस तरह से युद्ध किया जाए, शिकार खेलना, सैन्य घेरना मतलब सैनिकों को किस तरह से घेरा जाए, दुर्ग तोड़ना यानी दुर्ग यानी किले को किस तरह से तोड़ा जाए, ये उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी और महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी भवानी, उनकी वो आराधना किया करती थी। ऐसी हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो बहुत ही वीर थी, अंग्रेजों से लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभद बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। मतलब अ, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, मतलब उस वीरांगना की, उस हमारी रानी लक्ष्मीबाई की सगाई अब जो झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनके साथ उनकी सगाई हुई और उनके साथ जब विवाह हुआ तो ऐसा लगा जैसे राजमहल में खुशियां आ गई हो, बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और पूरी झांसी में जैसे खुशियां ही खुशियां छा गई हो। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, और वहां पर खुशियों के गीत गाए जाने लगे, बहुत ही खुशियां मनाई जाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा झांसी के राजा गंगाधर राव को इस तरह से पाया जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया, जिस तरह से शिव का मिलाप पार्वती से हुआ, उस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का मिलाप झांसी के राजा के साथ हुआ। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जब रानी राजमहल में आई तो ऐसा लगा मानो राजमहल का सौभाग्य उदित हो गया हो, झांसी का जो सौभाग्य है वह उदित हो गया, बहुत ही वहां पर खुशियां छा गई। लेकिन किसे पता था कि इस खुशी को किसी की नजर लगाई है। मतलब काल गति धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, काली घटा चुपके चुपके झांसी में अपने पैर पसारने लगी है। झांसी के पास कुछ बुरा समय आने वाला है, ये तो किसी ने नहीं जाना था। और विधि विधाता को भी एक ऐसे हाथों में, जिस हाथों में तीर तलवार पकड़ा करती थी रानी, उसमें उसको चूड़ियां ना भाई, और राजा जो है वो परलोक सिधार गए और रानी विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। जिस समय राजा का निधन हुआ, मतलब झांसी के राजा गंगाधर राव का जब निधन हुआ, तो उस समय उनकी कोई संतान भी ना थी। रानी एक शोक में डूब चुकी थी क्योंकि राजा भी जा चुके थे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब झांसी के राजा का निधन हो गया तो, और उनके कोई संतान भी नहीं थी, तो डलहौजी को बड़ी ही खुशी हुई। वो मन ही मन बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि अब तो इस राज्य का कोई वारिस ही नहीं बचा, और उसको लगा कि ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है इस राज्य पर अपना झंडा फहराने का, इस राज्य पर अपना अधिकार जमाने का। उसने तुरंत ही अपनी फौज को दुर्ग पर भेज दिया, झांसी के दुर्ग पर भेज दिया, और वहां पर अपना अधिकार स्थापित करने का फैसला किया। लावारिस का वारिस बन, और उस लावारिस राज्य का, झांसी राज्य का, जिसका राजा भी मर चुका था और वहां का कोई राजा का कोई पुत्र, कोई संतान भी नहीं थी, वहां का वारिस कौन बन बैठा? डलहौजी बन बैठा। ब्रिटिश राज्य झांसी आया, तो उस समय ब्रिटिश ने अपना वहां पर अधिपत्य जमा लिया। अश्रुपूर्ण हुई रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, और आंखों में भरे आंसुओं को रानी ने रानी देखती रह गई कि हमारी अब जो झांसी है वो धीरे धीरे पराई होती जा रही है, अंग्रेजों के हाथ में जाती जा रही है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जिस समय अंग्रेज भारत आए थे तो बड़े ही अनुनय विनय करके आए थे, बड़े हाथ जोड़ करके आए थे कि हम यहाँ पर व्यापारी बन करके आए हैं। धीरे धीरे वो व्यापारी बनकर भारत आए और अपना आधिपत्य यहाँ पर जमाने लगे। डलहौजी धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा, हर राज्य को अपने अधीन करने लगा, राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों तले ठुकराना शुरू कर दिया और उन पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। रानी दासी बन गई, और जब रानी दासी बनी तो उसने देखा कि मेरी जो झांसी है वो अंग्रेजों के हाथ में जाती जा रही है। तब दासी अब महारानी थी। अब रानी ने यह फैसला कर लिया कि अब झांसी पर मैं राज करूंगी, वहां का राजपाट मैं संभालूंगी और इन अंग्रेजों को अपनी झांसी से बाहर निकाल कर रहूंगी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात,
जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब धीरे धीरे डलहौजी ने ब्रिटिश ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और उसने सभी राज्य को अपने अधीन लेना शुरू कर दिया, सब पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे दिल्ली पर, लखनऊ पर अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया, नागपुर पर भी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन सब पर भी उसने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। बंगाल, मद्रास को भी उसने नहीं छोड़ा और बस इसी तरह उसने धीरे 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 सभी राज्य को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब सब पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो राजाओं को भी बहुत अत्याचार किया, राजाओं पर भी अत्याचार किया और उन्होंने उन राज्यों की रानियों को भी नहीं छोड़ा। उनके सारे कपड़े, उनके गहने जेवर सभी उन्होंने नीलाम करने शुरू कर दिए। कलकत्ता के बाजार में सरेआम वो नीलाम होने लगे। अंग्रेजों के अखबारों में वो छपने लगा कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के हार ले लो। इस तरह से उनके कपड़े गहने सभी नीलामी में आ गए। इस तरह से देश की जो इज्जत थी, घर की जो इज्जत थी, वो सरेआम बिकने लगी। कुटियों में भी कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब खाली राजाओं ने मतलब राजाओं पर या रानियों पर ही अत्याचार नहीं किया, उन्होंने कुटियाओं में भी गरीबों पे भी अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया। और उन सभी के मन में अब अंग्रेजों के खिलाफ इतनी कड़वाहट हो गई थी कि वो उनसे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे और सभी ने अब उन अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय ले लिया। और सब में रानी ने ऐसी चिंगारी फूंकी कि सब अब उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, अब लड़ने को तैयार हो गए थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान और सभी सैनिक जो थे हमारे वीर सैनिक, वो भी उनसे लड़ने का सामान एकत्रित करने लगे थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने अब रणचंडी का रूप धारण कर लिया। उसने फैसला ले लिया कि अब इनको अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल कर ही दम लेगी और युद्ध का उसने बिगुल बजा दिया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। मतलब ये जो स्वतंत्रता की जो आग थी ना लोगों के दिलों में जो जगी हुई थी, वो ऊपरी नहीं थी, वो उनके अंदर से आ रही थी, उनके अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लिपटे छाई थी। मतलब अब ये पूरे देश में धीरे धीरे स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वो लगने शुरू हो गई थी। लोगों में ये चेतना जागने लगी थी कि हमें किसी तरह से अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ में सब जगह से जो है युद्ध का जो बिगुल है वो बजने लगा था। मेरठ, कानपुर, पटना सब में ही लोगों ने जो युद्ध का है वो बिगुल बजा दिया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कोई कमी नहीं रही, उन लोगों ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। मतलब जितने भी बड़े बड़े वीर थे उन्होंने भी पूरे तरीके से इस युद्ध में अपना श्रेय दिया, अपना जो है भागीदारी दी। जैसे नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। हमारे इतिहास में जिन जिन सैनिकों के नाम आज भी अमर हैं, उन सभी ने देश को आज़ाद कराने में इस युद्ध में अपना पूरा साथ दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, आज भी उनको कुर्बानी जो है, उन राजा महाराजाओं की जो कुर्बानी है, उन वीरों की जो कुर्बानी है, हम
याद रखेंगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब ना इस जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया, तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने तो जब उसकी इतनी वीरता के चर्चे जब सुने, तो उनसे लड़ने के लिए लेफ्टिनेंट वॉकर वहां पहुंचा और उसने रानी से युद्ध करने की ठानी। और जब लेफ्टिनेंट वॉकर वहां हुआ, तो रानी ने इस तरह से अपनी तलवार खींची और लेफ्टिनेंट वॉकर को इस तरह से घायल किया कि वो भी हैरान हो गया कि एक नारी होकर इतनी वीरता इसके अंदर है। और वो बहुत हैरान हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब रानी युद्ध करते करते सबको हराते हराते काल्पी तक, करीब 100 मील की दूरी तय करके वो काल्पी तक आ पहुंची। घोड़ा थक कर गिर गया भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और जब रानी 100 मील की दूरी लगातार भागते भागते अपने घोड़े पर सवार होते हुए आई, तो उनका घोड़ा जो है वो थक कर भूमि पर गिर गया। और वो गिरते ही तत्काल ही स्वर्ग को सिधार गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, और वो इतना लंबा सफ़र तय करते-करते जैसे ही ज़मीन पर गिरा, वो तभी तुरंत ही तत्काल ही स्वर्ग को सिधार गया। और वो रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय घोड़ा था। और जिस समय उनका घोड़ा तत्काल ही य स्वर्ग को सिधारा, तो वो उनको बहुत धक्का तो लगा, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। और जब वो यमुना तट तक अंग्रेज़ों को खदेड़ते हुए ले गई, वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों से ऐसा युद्ध किया कि अंग्रेज़ फिर से हार गए रानी से और वहाँ से भाग खड़े हुए। विजय रानी आगे चल दी और उनसे जीत कर रानी जब आगे चली, ग्वालियर तक अपना अधिकार करते हुए आगे भागी। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ ना सिंधिया ने मित्रता करके अपनी राजधानी को छोड़ दिया, लेकिन रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। विजय मिली, पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। वहाँ तक तो रानी उन सबसे लड़ते-लड़ते, उनको खदेड़ते हुए, उनको हराते हुए आगे बढ़ती चली गई जब वो यमुना तट तक तो। लेकिन उसके बाद फिर से एक अंग्रेज़ों की एक सेना की टुकड़ी आई और उसने रानी को फिर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख आया। अब जो उनका प्रमुख बन कर के आया, अंग्रेज़ों का जो प्रमुख बन के आया उस सेना की टुकड़ी के साथ, वो था जनरल स्मिथ। और उसने मुँह की खानी थी। मतलब उस समय जब जनरल स्मिथ अपनी एक अंग्रेज़ों की टुकड़ी के साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करने के लिए आया, तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसकी 2 सखियाँ कान्हा और मंदरा ने भी रानी का साथ दिया और उस अंग्रेज़ों की सेना के साथ खूब युद्ध किया, खूब उन्होंने मारा-मार मचाई। और जनरल स्मिथ भी उनसे हार गया, उसने भी मुँह की खाई और वो हार गया और वो पीछे हट गया। उसके बाद पीछे से ह्यूज़ आ गया, पर पीछे ह्यूज़ आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। ह्यूज़ ने आकर अब रानी को पीछे से घेर लिया। तो भी रानी मार-काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु भतेरे होने लगे वार पर वार। और जब पीछे से ह्यूज ने आकर रानी को घेर लिया, तो भी रानी ने हार नहीं मानी। तब भी वो बहुत हिम्मत के साथ उनके साथ खूब मार-काट करती चली गई। लेकिन रानी की जो छोटी-सी टुकड़ी थी सेना की और इतने सारे अंग्रेज़ों के सैनिक थे, और तो फिर क्या हुआ कि जब रानी उससे लड़ती रही, उससे भी लड़ती रही, तो सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। अब रानी का जो प्रिय घोड़ा था, वो तो स्वर्ग से धार चुका था। अब उनके पास एक नया घोड़ा था और वो उस नाले को इतने बड़े अपने सामने उस नाले को देख कर के वो डर गया और वो वहीं अड़ गया, उसने वो नाला पार नहीं किया। इतने में ही पीछे से इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों की पीछे से आई टुकड़ी ने रानी पर वार कर दिए और घायल होकर वो सिंहनी नीचे गिर गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। मतलब हमारी रानी उस समय, रानी लक्ष्मीबाई पीछे से वार करने पर, अंग्रेज़ों की टुकड़ी के पीछे से वार करने पर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। मतलब अब हमारी रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई जो है, वो स्वर्ग से धार गई थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी बन चुकी थी और वो तेज और वो सच्चाई जो हमें वो सिखा के गई है, वो लड़ने का तरीका जो हमें सिखा कर गई, वो इतनी छोटी उम्र में, कुल 23 साल की उम्र में वो मनुज, वो अवतारी ऐसी वीरांगना थी, ऐसी मर्दाना औरत थी जो हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा गई थी, जो हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जोश जगा गई थी, जो हमें वो रास्ता सिखा गई थी कि किस तरह हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ना है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। रानी जो अब हमारी वीरता को प्राप्त हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अब हम उसका बलिदान कभी जीवन भर या भूलेंगे नहीं। उसने हमें यह पाठ सच्चाई से अवगत कराया, यह स्वतंत्रता का पाठ सिखाया कि किस तरह हमें इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, किस तरह हमें इनसे युद्ध करके इनको निकालना है, वो हमें वो सिखा चुकी थी। वो अमिट निशानी हमें दे गई थी। वो हमारे ज़हन में, वो हमारे दिलो-दिमाग में कभी भुलाई नहीं जाएगी। उसको हम सदा अपने दिल में याद रखेंगे। ऐसी हमारी वो वीरांगना थी, जो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी, अपनी झांसी को आज़ाद करवाने में, अपने देश देश को आज़ाद करवाने में। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक सुंदर कविता। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा